आज की इस चर्चा में हमारा मिशन ना बहुत ही क्लियर और फोकस्ड है। आज हम लोग एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कंप्यूटर जी के एसेंशियल्स है उसको डिकोड करने वाले हैं। हाँ, मतलब कंप्यूटर के एकदम बेसिक हिस्ट्री से लेकर आज की जो 5th जनरेशन की आधुनिक तकनीक है ना, वहां तक जाएंगे। बिल्कुल, और हर उस फैक्ट को बारीकी से समझेंगे जो एग्जाम के नजरिए से सीधा पेपर में छपता है। देखो, सिर्फ रटना नहीं, हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना है ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना हो। सही बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाँ, तो बिना टाइम बर्बाद किए चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। अब अगर मैं इस विजुअल को डिकोड करूं तो यहाँ भारत के नक्शे के ऊपर ना एक पुराना रेट्रो कंप्यूटर रखा हुआ है। जिसमें काफी सारे वैक्यूम ट्यूब्स दिख रहे हैं, राइट? सही पकड़ा। अब इसके कंटेंट पर ध्यान देते हैं जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में है। स्लाइड साफ बताती है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जिसे 1945 में बनाया गया था। अच्छा, 1945 में? हाँ, इसके साथ ही कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बैबेज को माना जाता है, जबकि कंप्यूटर साइंस के पिता एलन ट्यूरिंग कहलाते हैं। और हाँ, विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र अबैकस था। एक मिनट याना, मेरा एक कंसेप्चुअल डाउट आ रहा है। हाँ, पूछो। चार्ल्स बैबेज और एलन ट्यूरिंग दोनों के टाइटल्स में पिता या जनक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इनमें बुनियादी फर्क क्या है जो स्लाइड में बताया गया है, ताकि एग्जाम में गलती ना हो? ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, स्लाइड के आधार पे बुनियादी फर्क ये है कि चार्ल्स बैबेज को पूरे कंप्यूटर का जनक कहा गया है क्योंकि उन्होंने पहली मैकेनिकल मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ओह, तो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बैबेज ने दिया था। बिल्कुल। जबकि एलन ट्यूरिंग को विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस के पिता की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने इसके पीछे की थियरी और लॉजिक पर काम किया। अब एकदम क्लियर है, और इसी से जुड़ा हमारा एग्जाम अलर्ट भी है। यहाँ दिए गए Q1 और Q2 एग्जाम के लिए बहुत जरूरी लग रहे हैं। Q1 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और Q2 में? और Q2 पूछता है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। एकदम सही, ये सवाल सीधे एग्जाम्स में आते हैं। Q1 का सही उत्तर चार्ल्स बैबेज है जो कि जनक है, और Q2 का सही उत्तर ENIAC है जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। हिस्ट्री के इन बेसिक फैक्ट्स को दिमाग में सेट करते हुए चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। चलो। यहाँ विजुअल में भारत के नक्शे पर एक सर्वर रैक जैसा उपकरण दिखाई दे रहा है। ये स्लाइड भारत में कंप्यूटर के विकास पर फोकस करती है। तो इसमें क्या डिटेल्स हैं? कंटेंट के अनुसार भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। वहीं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है, जिसे CDAC पुणे द्वारा निर्मित किया गया है। CDAC पुणे, अच्छा। हाँ, और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके अलावा भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम है। मेरा एक सवाल था इसमें, इस स्लाइड में परम और अनुपम दोनों को सुपर कंप्यूटर बताया गया है, तो एग्जाम में इन्हें अलग अलग कैसे पहचानेंगे? स्लाइड के अनुसार इनका मुख्य अंतर इनके निर्माताओं का है। अगर एग्जाम में CDAC पुणे का नाम आता है तो उत्तर परम होगा। और अगर भाभा आए तो? हाँ, अगर भाभा अनुसंधान केंद्र का नाम आता है तो उन्होंने अनुपम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। मैं समझ गया, निर्माता का नाम कीवर्ड है यहाँ पर। और यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स में जो प्रश्न है उनमें Q1 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछता है और Q2 भारत की सिलिकॉन वैली के बारे में है। ये दोनों ही स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के ना बहुत फेवरेट सवाल हैं। Q1 का सही जवाब सिद्धार्थ है। ध्यान रहे, ये पहला कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं। और Q2 का जवाब बेंगलुरु है। सही है। तो भारत की इस तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में भारत के नक्शे के ठीक बीच में एक CPU या प्रोसेसर चिप का चित्र बना हुआ है। तो ये जनरेशंस के बारे में है, राइट? हाँ, कंटेंट की बात करें तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियों पर है। फर्स्ट जेन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। सेकंड जेन में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग शुरू हुआ। और थर्ड में? थर्ड जेन कंप्यूटर IC चिप्स यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आधारित थे। ये IC चिप्स मुख्य रूप से सिलिकॉन की बनी होती हैं। यहाँ मेरा एक डाउट है, ये जो थर्ड जेन में इस्तेमाल होने वाली IC चिप्स हैं, इनके मटेरियल को लेके स्लाइड में क्या खास जानकारी दी गई है? स्लाइड में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि IC चिप्स मुख्य रूप से सिलिकॉन की बनी होती हैं। इसी सिलिकॉन के इस्तेमाल की वजह से ही तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अरे हाँ, ये लिंक याद रखने में बहुत मदद करेगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से Q1 और Q2 को हम मिस नहीं कर सकते। Q1 में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली तकनीक के बारे में पूछा गया है, और Q2 में IC चिप्स के सामान्य मटेरियल के बारे में पूछा है। हाँ, तो जवाब कंफर्म कर लेते हैं। Q1 का सही उत्तर वैक्यूम ट्यूब है और Q2 का सही उत्तर सिलिकॉन है। पीढ़ियों के इस अहम बदलाव को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस विजुअल में भारत के नक्शे के ऊपर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस का चित्र है। ये स्लाइड इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में है। बेसिक हार्डवेयर। हाँ, कंटेंट बताता है कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइस है। वहीं मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। और
मॉडेम का क्या रोल है इसमें? सबसे दिलचस्प बात यही है कि मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। मेरा एक कंसेप्चुअल सवाल है, मॉडेम के इस दोहरे कार्य के बारे में स्लाइड में क्या लॉजिक दिया गया है कि ये दोनों कैसे करता है? स्लाइड के स्पष्ट तथ्य के अनुसार मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। इसका कारण ये है कि ये कंप्यूटर से बाहर जाने वाले डेटा को भी प्रोसेस करता है, जो कि आउटपुट हुआ। अच्छा, और आने वाले डेटा को? हाँ, इंटरनेट से आने वाले डेटा को भी कंप्यूटर के अंदर लाता है, इसलिए ये इनपुट भी है। बहुत बढ़िया। एग्जाम के लिए यहाँ Q1 और Q2 पर फोकस करना चाहिए। Q1 में एक आउटपुट डिवाइस को पहचानने के लिए कहा गया है और Q2 में कंप्यूटर में जाने वाले डेटा का नाम पूछा है। जी हाँ, Q1 का सही जवाब प्रिंटर है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि यह हमें हार्ड कॉपी बाहर देता है। और Q2 का जवाब इनपुट है। इनपुट और आउटपुट के इस अंतर को स्पष्ट करते हुए चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ें। यहाँ एक बड़ी माइक्रोचिप दिख रही है। सही देखा, यहाँ विजुअल में एक बहुत बड़ी माइक्रो प्रोसेसर चिप दिखाई गई है। कंटेंट के अनुसार ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। बिल्कुल, CPU के अंदर ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो गणना और तुलना का कार्य करता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है और प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मुझे इस ALU वाले पार्ट पर डाउट है थोड़ा। स्लाइड में ALU का फुल फॉर्म और उसका मुख्य काम क्या बताया गया है? देखो, स्लाइड के मुताबिक ALU का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अरिथमेटिक इसका मुख्य कार्य हर तरह की गणितीय गणना यानी कैलकुलेशन और डेटा की तुलना करना है। क्लियर। और एग्जाम अलर्ट के लिए यहाँ Q1 में पूछा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, और Q2 में गणना और तुलना के लिए प्रयुक्त भाग के बारे में पूछा है। बिल्कुल सही। मैं कंफर्म कर दूं कि Q1 का उत्तर CPU है और Q2 का उत्तर ALU है। इसे ऐसे याद रखें कि CPU पूरा दिमाग है और ALU उस दिमाग का मैथ्स डिपार्टमेंट है। CPU के इन मुख्य भागों को दोहराते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें रैम स्टिक्स है? हाँ, इस स्लाइड के विजुअल में रैम स्टिक्स और एक मेमोरी चिप का चित्र है। जानकारी दी गई है कि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी अस्थायी है। बिजली जाने पर इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। और रोम? इसके विपरीत रोम एक नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है और जो बायोस प्रणाली होती है वो रोम चिप में विद्यमान होती है। मेरा डाउट यह है कि इस स्लाइड में वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बीच का फर्क कैसे स्पष्ट किया गया है, मतलब इसे याद कैसे रखें? बहुत ही सीधे शब्दों में रैम को वॉलेटाइल कहा गया है क्योंकि बिजली जाने पर इसका डेटा नष्ट हो जाता है। इसे ऐसे याद रखें कि रैम मतलब रैंडम, जो कभी भी धोखा दे सकती है। हाँ, ये सही है। जबकि रोम को नॉन वॉलेटाइल यानी स्थायी दिखाया गया है क्योंकि इसका डेटा लाइट जाने पर भी सुरक्षित रहता है। ये मेमोरी ट्रिक बहुत काम आएगी। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में देखें तो Q1 वॉलेटाइल मेमोरी की पहचान के बारे में है और Q2 कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी के बारे में पूछ रहा है। M है और Q2 का सही उत्तर कैशे मेमोरी है। मेमोरी के इन प्रकारों को समेटकर चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर फोकस करते हैं। विजुअल में तो इस बार एक हार्ड ड्राइव दिखाई दे रही है। हाँ, एक स्टोरेज ड्राइव। कंटेंट बताता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो केवल 0 और 1 के फॉर्म में होती है। 4 बिट का समूह एक निबल कहलाता है। अच्छा, और 8 बिट? 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं और जब 1024 KB मिलते हैं तो वो 1 MB के बराबर होते हैं। यहाँ मेरा एक डाउट है, ये 4 बिट और 8 बिट के समूह में अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। स्लाइड के अनुसार इन्हें अलग अलग क्या नाम दिए गए हैं? स्लाइड में बहुत साफ लिखा है कि 4 बिट के छोटे समूह को एक निबल कहते हैं और जब 8 बिट का समूह मिलता है तो वो एक बाइट बनाता है, यानी एक बाइट में 2 निबल होते हैं। ये क्रम याद रखना जरूरी है। यहाँ Q1 और Q2 पर फोकस करना होगा। Q1 मेमोरी की सबसे छोटी इकाई के बारे में है और Q2 पूछता है कि 4 बिट का समूह क्या कहलाता है। बिल्कुल, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी और रिपीट होने वाले प्रश्न है। Q1 का उत्तर बिट है और Q2 का उत्तर निबल है। मेमोरी साइज की इन इकाइयों को दोहराते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक शील्ड बनी है जिसके अंदर कुछ गियर्स हैं। हाँ, ये कंटेंट सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। बताया गया है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो बूटिंग कहलाती है। तो फिर कोल्ड बूटिंग क्या है? वहीं बंद कंप्यूटर को चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि यानी एरर होती है उसे बग कहते हैं और उसे सुधारने को डिबगिंग कहते हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, स्लाइड में बूटिंग और कोल्ड बूटिंग के बीच क्या अंतर बताया गया है? देखो, स्लाइड के अनुसार कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की जो सामान्य प्रक्रिया है वो बूटिंग है, लेकिन विशेष रूप से एक पूरी तरह से बंद कंप्यूटर को जिसमें पावर नहीं थी उसको चालू करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। एकदम स्पष्ट। एग्जाम अलर्ट वाले प्रश्नों को देखें तो Q1 कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों के नाम के बारे में है और Q2 लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये पूछता है। सही पहचाना। मैं बता दूं कि Q1 का सही उत्तर बग है और Q2 का सही उत्तर ओपन सोर्स है।
ओपन सोर्स का मतलब इसका कोड सबके लिए फ्री उपलब्ध है। सॉफ्टवेयर और बूटिंग की इन परिभाषाओं को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल में इस बार एक वाईफाई राउटर नेटवर्क सिग्नल के साथ दिखाई दे रहा है। हाँ, स्लाइड का कंटेंट कहता है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है। छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक ऑफिस या बिल्डिंग में जुड़े नेटवर्क को LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और नोड्स के बारे में क्या है? नेटवर्क में नोड्स को जोड़ने की व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है और टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए मोडेम का उपयोग किया जाता है। मेरा डाउट इस टोपोलॉजी शब्द को लेकर है। स्लाइड के अनुसार इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई हार्डवेयर है? नहीं, ये हार्डवेयर नहीं है। स्लाइड में दी गई परिभाषा के अनुसार नेटवर्क में नोड्स यानी कंप्यूटर्स को आपस में एक खास डिजाइन या पैटर्न में जोड़ने की जो व्यवस्था या ढांचा होता है ना, उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को टोपोलॉजी कहते हैं, मैं समझ गया। एग्जाम अलर्ट में Q1 LAN का पूर्ण रूप पूछ रहा है और Q2 विश्व के प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में है। बिल्कुल, परीक्षा के लिए कंफर्म कर लें कि Q1 का सही उत्तर लोकल एरिया नेटवर्क है और Q2 का उत्तर ARPANET है। नेटवर्किंग की इस नींव को समझने के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में काफी नोड्स आपस में तारों से जुड़े हुए हैं जो एक रिंग या मेश जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सही कहा। कंटेंट नेटवर्क टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल के बारे में बताता है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल TCP/IP है। द्विदिशी यानी बाई डायरेक्शनल लिंक वाली टोपोलॉजी को मेश कहते हैं। और रिंग टोपोलॉजी कहाँ यूज होती है? जिस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ा हो उसे रिंग कहते हैं और नेटवर्क लेयर में मुख्य रूप से राउटर का उपयोग होता है। मुझे मेश और रिंग टोपोलॉजी में स्लाइड में दिए गए अंतर पर थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। इन्हें विजुअलाइज कैसे करें? देखो, स्लाइड के अनुसार जहां बाई डायरेक्शनल लिंक होता है यानी डेटा दोनों तरफ आ जा सकता है हर नोड के बीच, वो मेश टोपोलॉजी है। और जहां प्रत्येक नोड एक गोले के आकार में केवल अपने बगल वाले नोड से जुड़ा होता है उसे रिंग टोपोलॉजी कहा गया है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और यहाँ दिए गए प्रश्न Q1 इंटरनेट पर प्रयुक्त मानक प्रोटोकॉल के बारे में है और Q2 उस नेटवर्क के बारे में है जहां प्रत्येक नोड अन्य नोड से जुड़ा हो। एकदम सही। Q1 का सही जवाब TCP/IP है और Q2 का जवाब रिंग है। टोपोलॉजी के इस जटिल विषय को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो विजुअल में ग्लोब है जिसके चारों ओर नेटवर्क की रिंग्स बनी हुई हैं। हाँ, और स्लाइड में बताया गया है कि www का आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। और एड्रेस को क्या कहते हैं? वेबसाइट के एड्रेस को URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है और वेबसाइट्स देखने के लिए ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। मेरा डाउट है, क्या हम URL का फुल फॉर्म एक बार और दोहरा सकते हैं जो स्लाइड में दिया गया है? ये तो बहुत बार पूछा जाता है। www के आविष्कारक का नाम पूछता है और Q2 वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं ये पूछता है। ये बहुत ही कॉमन लेकिन अहम सवाल है। Q1 का सही जवाब टिम बर्नर्स-ली है और Q2 का जवाब होम पेज है। वेब बेसिक्स को यहाँ क्लोज करते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक डॉक्यूमेंट है जिस पर C++ और जावा के छोटे लोगो बने हुए हैं। हाँ, कंटेंट प्रोग्रामिंग भाषाओं के बारे में है। लिखा है कि वैज्ञानिक कार्यों के लिए सबसे पहली विकसित भाषा फॉर्ट्रैन थी। व्यावसायिक यानी बिजनेस कार्यों के लिए कोबोल का प्रयोग होता है। और इंटरनेट के लिए? इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली मुख्य भाषा जावा है और C भाषा का विकास डेनिस रिची ने किया था। मेरा सवाल फॉर्ट्रैन और कोबोल को लेकर है। इनके उपयोग क्षेत्र के बारे में स्लाइड में क्या कंफर्मेशन दी गई है ताकि एग्जाम में हम सही विकल्प चुन सकें? स्लाइड स्पष्ट रूप से बताती है कि फॉर्ट्रैन खास तौर पर साइंटिफिक कार्यों के लिए है और कोबोल व्यावसायिक यानी बिजनेस कार्यों के लिए बनाई गई थी। ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। और एग्जाम अलर्ट के तहत Q1 इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली मुख्य भाषा के बारे में है और Q2 C भाषा के निर्माता के बारे में है। सही है। Q1 का जवाब जावा है और Q2 का जवाब डेनिस रिची है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के इस वर्गीकरण को समेटते हुए चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आएं। इस स्लाइड के बीच में तो नीले रंग का एक बड़ा सा W लोगो है जो MS वर्ड को दिखाता है। एकदम सही। कंटेंट बताता है कि MS वर्ड में किसी शब्द को ढूंढने के लिए Ctrl+F दबाते हैं। डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट होता है। और दोनों तरफ से अलाइन करने के लिए? टेक्स्ट को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए जस्टिफाई का प्रयोग होता है और डॉक्यूमेंट के हर पेज के ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट हेडर कहलाता है। मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई में जो फर्क बताया गया है ना, उस पर डाउट है। देखो, स्लाइड के अनुसार जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट मार्जिन से चिपक कर आता है, ये डिफॉल्ट है। लेकिन जस्टिफाई का इस्तेमाल टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन से एकदम बराबर अलाइन करने के लिए किया जाता है, जिससे पेज सुंदर दिखता है। समझ गया। और यहाँ एग्जाम अलर्ट में Q1 फाइंड कमांड का शॉर्टकट पूछ रहा है और Q2 टेक्स्ट को दोनों मार्जिन से अलाइन करने वाले विकल्प के बारे में है। बिल्कुल। Q1 का सही उत्तर Ctrl+F है, F फॉर फाइंड, और Q2 का उत्तर जस्टिफाई है। MS वर्ड के इन बेसिक्स को खत्म करते हुए चलो
अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में ग्रिड लाइन के साथ एक एक्स लोगो दिखाई दे रहा है जो MS एक्सेल का है। हाँ, स्लाइड में जानकारी है कि एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने वाले स्थान को सेल कहते हैं। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट्स का संग्रह होती है। मूवमेंट के लिए कौन सा बटन होता है? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब बटन का प्रयोग होता है और फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के चिन्ह से शुरू होता है। मेरा एक डाउट है, इस स्लाइड के अनुसार एक एक्सेल वर्कबुक मूल रूप से क्या होती है? स्लाइड में साफ साफ लिखा है कि एक्सेल वर्कबुक मूल रूप से वर्कशीट्स का संग्रह होती है। जैसे एक वर्कबुक के अंदर कई सारे पन्ने यानी वर्कशीट्स होते हैं। ये एनालॉजी एकदम क्लियर है। और एग्जाम अलर्ट के लिए Q1 में रो और कॉलम के निर्मित भाग का नाम पूछा गया है और Q2 में पूछा गया है कि एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। एकदम सही। Q1 का सही उत्तर सेल है और Q2 का सही उत्तर वर्कशीट्स है। एक्सेल की इस कार्य प्रणाली को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक P लोगो है जो किसी प्रोजेक्टर की तरह चमक रहा है जो पावर पॉइंट को दर्शाता है। सही पकड़ा। स्लाइड में लिखा है कि नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट का प्रयोग होता है। सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे रूप में देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। और स्लाइड शो के लिए? स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 कुंजी दबाते हैं और स्लाइड शो से बाहर आने के लिए ESC यानी एस्केप कुंजी दबाई जाती है। मुझे इस शॉर्टकट को लेकर कंफर्मेशन चाहिए। स्लाइड में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट दिया गया है? लोग अक्सर Ctrl+N से कंफ्यूज होते हैं। यही तो कैच है। स्लाइड में नई स्लाइड जोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से Ctrl+M शॉर्टकट का उल्लेख किया गया है। Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन फाइल बनाता है, लेकिन उसी फाइल में नई स्लाइड के लिए Ctrl+M इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। Q1 भी यही पूछ रहा है कि नई स्लाइड का शॉर्टकट क्या है और Q2 स्लाइड शो शुरू करने की कुंजी के बारे में है। बिल्कुल, परीक्षा के लिए इसे अच्छे से पक्का कर लें। Q1 का उत्तर Ctrl+M है और Q2 का उत्तर F5 है। पावर पॉइंट के इन महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स को खत्म कर चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में एक कलरफुल मैकेनिकल कीबोर्ड दिख रहा है और बात हो रही है शॉर्टकट कुंजियों की। हाँ, कंटेंट बताता है कि किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। और मॉडिफायर कीज किसे कहते हैं? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को मॉडिफायर कीज कहा जाता है। गलती से डिलीट हुए डेटा को वापस लाने यानी अनडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग होता है। मेरा डाउट यह है कि स्लाइड में मॉडिफायर कीज के नाम क्या क्या बताए गए हैं, इन्हें मॉडिफायर क्यों कहते हैं? स्लाइड में स्पष्ट रूप से कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों को मॉडिफायर कीज कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुंजियां अकेले कोई काम नहीं करती, ये दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर उनके काम को मॉडिफाई यानी बदल देती हैं। ठीक है। और एग्जाम अलर्ट में Q1 कट कमांड का शॉर्टकट पूछ रहा है और Q2 पूछता है कि कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? सही बात है। मैं उत्तर स्पष्ट कर दूं, Q1 का सही जवाब Ctrl+X है और Q2 का जवाब मॉडिफायर कीज है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के इस क्विक रिवीजन के बाद चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में लाल रंग का बायोहजार्ड या डेंजर सिंबल बना हुआ है। ये साइबर सुरक्षा और वायरस पर केंद्रित है। जानकारी के अनुसार कंप्यूटर वायरस वास्तव में एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जो प्रोग्राम खुद की कॉपी बनाता है उसे वर्म कहते हैं। और ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? जो वायरस अन्य वैध प्रोग्राम के पीछे छिपता है वो ट्रोजन हॉर्स है और अवांछित यानी जंक विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहा जाता है। मुझे वर्म और ट्रोजन हॉर्स की कार्यप्रणाली में स्लाइड के आधार पर जो अंतर है वो समझना है। दोनों खतरनाक हैं, पर फर्क क्या है? स्लाइड के आधार पर मुख्य अंतर ये है कि वर्म खुद की कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क में फैलता है, जबकि ट्रोजन हॉर्स कोई कॉपी नहीं बनाता। वो एक वैध और अच्छे सॉफ्टवेयर के पीछे छिपकर सिस्टम में घुसता है और फिर नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत ही सटीक जानकारी है। एग्जाम अलर्ट के लिए यहाँ Q1 पूछ रहा है कि कंप्यूटर वायरस सामान्यतः क्या होता है और Q2 जंक ईमेल के बारे में है। परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 का सही उत्तर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ध्यान रहे, वायरस कोई फिजिकल कीड़ा नहीं है। और Q2 का सही उत्तर स्पैम है। वायरस के इन विभिन्न खतरों को समेटते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में एक हरी शील्ड है जिस पर एक ताला लगा हुआ है। हाँ, कंटेंट सुरक्षा और इंक्रिप्शन के बारे में है। बताया गया है कि कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। लॉगिन, नाम और पासवर्ड की जांच करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी का क्या रोल है? सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक क्रिप्टोग्राफी है और कोड को संकेतिक शब्दों में बदलना इंक्रिप्शन कहलाता है। मेरा डाउट फायरवॉल को लेकर है। स्लाइड के अनुसार इसका मुख्य काम क्या बताया गया है? स्लाइड में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि कंप्यूटर को हैकर्स से बचाने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। ये एक दीवार की तरह काम करता है जो बाहरी अनवांटेड नेटवर्क ट्रैफिक को अंदर आने से रोकता है। समझ गया। और एग्जाम अलर्ट के प्रश्नों में Q1 हैकर के आक्रमण से बचने के लिए इंस्टॉल किए जाने वाले टूल के बारे में है और Q2 लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया पूछता है। एकदम सही।
मैं कंफर्म कर दूं कि Q1 का उत्तर फायरवॉल है और Q2 का उत्तर ऑथेंटिकेशन है। सुरक्षा के इन उपायों को समझते हुए चलो अब अगली स्लाइड की तरफ आते हैं। विजुअल की बात करें तो यहाँ एक चमकता हुआ मस्तिष्क यानी ब्रेन दिखाई दे रहा है। ये स्लाइड आधुनिक तकनीक यानी AI और क्लाउड पर है। जानकारी है कि AI के जनक जॉन मैकार्थी हैं। चैट GPT, क्लॉड और जेमिनाई प्रमुख AI चैटबॉट्स हैं। और ये किस जनरेशन में आते हैं? AI तकनीक कंप्यूटर की 5th जेन से संबंधित है और इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रखने की तकनीक क्लाउड कंप्यूटिंग है। मेरा एक सीधा सा डाउट है, स्लाइड के अनुसार AI किस पीढ़ी या जनरेशन का हिस्सा है? स्लाइड में बहुत साफ शब्दों में बताया गया है कि AI तकनीक कंप्यूटर की 5th जेन से संबंधित है, जिस दौर में हम अभी जी रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और एग्जाम अलर्ट में Q1 AI के जनक का नाम पूछ रहा है और Q2 AI तकनीक की पीढ़ी के बारे में है। बिल्कुल, इन जवाबों को पक्का कर लेते हैं। Q1 का सही उत्तर जॉन मैकार्थी है और Q2 का उत्तर 5th जेन है। इस आधुनिक तकनीक को समेटकर चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस अंतिम स्लाइड के विजुअल में एक खुली हुई किताब है जिसमें से ABC जैसे अल्फाबेट्स हवा में उड़ रहे हैं। फिडेलिटी होता है। MICR में C का अर्थ कैरेक्टर होता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन है। और PDF का? PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है और HTTP का पूर्ण रूप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। मेरा डाउट MICR को लेकर है। इसमें सिर्फ C के अर्थ पर स्लाइड में क्या फोकस किया गया है? स्लाइड में विशेष रूप से हाईलाइट किया गया है कि MICR में C का अर्थ कैरेक्टर होता है। एग्जाम में अक्सर ऑप्शन में कोड या कलर दे देते हैं, पर सही जवाब कैरेक्टर है। ये छोटी सी डिटेल एग्जाम में बहुत काम आती है। और यहाँ अंतिम एग्जाम अलर्ट के तौर पर Q1 में वाईफाई का पूरा नाम पूछा गया है और Q2 में PDF का पूर्ण रूप पूछा गया है। बिल्कुल सही। ये अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है। Q1 का सही उत्तर वायरलेस फिडेलिटी है और Q2 का सही उत्तर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इन सभी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस पूरी चर्चा के दौरान जो जिज्ञासा और जिस बारीकी से एक एक तथ्य पर ध्यान दिया गया ना, वो वाकई बहुत बढ़िया था। परीक्षा की तैयारी के लिए ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। हाँ, और अब अंत में ना एक विचार करने वाली बात है। सोचिए, हमने अबैकस जैसी पहली गणना मशीन से शुरुआत की और आज हम 5th जेन के AI चैटबॉट्स जैसे चैट GPT और जेमिनाई तक पहुंच गए हैं। अगर मशीनें खुद का कोड लिखने लगे तो क्या 6th जेन के कंप्यूटरों को हमारी किसी प्रोग्रामिंग भाषा की जरूरत पड़ेगी या वो खुद एक नई भाषा बना लेंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा और इसी विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी चर्चा को पूरे उत्साह के साथ यहीं समाप्त करते हैं।